हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शंकर शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटीईटी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, जो कि पूछे गए हैं 21 दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज सॉल्व करेंगे 21 दिसंबर के प्रश्न। इससे पहले हम सब 16 दिसंबर और 20 दिसंबर के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 21 दिसंबर के गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को गणित विषय बहुत ही भारी लगता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे इसमें अच्छा नंबर लाएं, तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से खूब प्रैक्टिस कीजिए। यानी जितना हो सके, जितनी आप पढ़ाई करते हैं उतनी आप प्रैक्टिस भी करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, 2011 से लेके 2021 तक में अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, यानी सीबीटी मोड में, उसके सभी प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करें। तो शिक्षा सिंधु में आप सबको 2021 में जो 23 दिन तक एग्ज़ाम चला था उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, सही आंसर, यानी वो आंसर जो कि आपके आंसर की में दिया गया था उस आंसर के साथ। तो शिक्षा सिंधु के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ के। तो दोस्तों, आप 2021 के क्वेश्चन के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। पूरी जितनी आप पढ़ाई करते हैं उतनी आप प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2021 के क्वेश्चन के गणित के क्वेश्चन को आज सॉल्व करना। आज गणित के 30 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, यानी 15 पेडागोजी के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं में से कोई प्रश्न थोड़े हेर फेर के साथ आपके 2022 के एग्ज़ाम में दिख जाए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कुछ समझ में न आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, यानी 2021 के 21 दिसंबर का पहला प्रश्न है कि गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदी। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, यानी एक पैकेट में कितने मोती थे? 10 मोती थे। 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी, यानी एक मोती की कीमत कितनी थी दोस्तों? एक मोती की कीमत थी 50 पैसे। अब आगे दिया हुआ है 10 मोतियों के एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता था, यानी हर एक मोती के पैकेट पे वो 1 रुपया कम देती थी। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 98। 98 जो है वो 2 अंक की सबसे बड़ी सम यानी इवन संख्या है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 98 यानी 98 मोती खरीद रही है, तो वो कितने पैकेट खरीदी होगी मोती की? वो मोती की 9 पैकेट खरीदी होगी, क्योंकि एक पैकेट में कितने मोती है? 10, यानी 90 मोती का पैकेट खरीदी होगी, 9 पैकेट, और बाकी 8 मोती वो अलग से खरीदी होगी। तो दोस्तों, एक पैकेट का मूल्य कितना, एक मोती का मूल्य कितना है? 50 पैसा। और एक पैकेट में कितना मोती है? 10 मोती। तो एक पैकेट का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 5 रुपया होगा एक पैकेट का मूल्य, यानी एक पैकेट में 10 मोती, तो एक पैकेट 5 रुपये में दे रहा होगा। लेकिन हर एक पैकेट पे वो क्या करती है? 1 रुपया कम देती है। तो 1 रुपया अगर इसमें से माइनस कर दें तो एक पैकेट का मूल्य कितना आया? 4 रुपया। और वो कितना पैकेट खरीदी है? 9 पैकेट खरीदी है। तो अगर 9 पैकेट खरीदी है तो उसका मूल्य कितना होगा? 36 रुपया। और अलग से वो 8 और मोती खरीदी है। तो एक मोती अगर 50 पैसे में दे रहा है तो 8 मोती कितने रुपए में देगा? 8 मोती देगा 4 रुपये में। तो 36 रुपये में अगर 4 रुपया और ऐड कर दिए तो कितना रुपया वो दी होगी दुकानदार को? 40 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है? तो दोस्तों, ABCD कोई भी संख्या हो, अगर उसे 0 से विभाजित करें तो भागफल जो आएगा, इसका परिणाम जो आएगा वो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, यानी उससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 कि अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्या कौन कौन सी है, 0, 1, 4 और 7। तो इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी संख्या बनेगी ये। और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे छोटी संख्या बनाने में आप 0 को पहले नहीं डालिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, 4 अंक की बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 1047। अब इस दोनों के बीच का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो इस दोनों के बीच का अगर हम अंतर निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा ये, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको ढूंढना है और उस दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, 20 दिसंबर के क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए थे उसमें, और आज फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको अलग तरीका निकाली थी ढूंढने का कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कैसे ढूंढे, सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे ढूंढे। आज एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए फ्रैक्शन क्या है, 3/4, यानी 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में 1 अंक का डिफरेंस है। ऐसे 1 और 2 में भी क्या है, 1 अंक का अंतर है। 2 और 3 में भी क्या है, 1 अंक का अंतर है। और 5 और 6 में भी क्या है, 1 अंक का अंतर है। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन हो जिसके बीच में 1 अंक का अंतर हो तो उसमें सबसे बड़ा डिजिट वाला जो होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ 3/4, 1/2, 2/3 और 5/6, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों, 5/6, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और 1/2 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो हमें निकालना था सबसे बड़ा और सबसे छोटा इस दोनों के बीच का अंतर, लेकिन ये दो फ्रैक्शन तो अभी बचे हुए हैं, 1/4 और 3/5। अब यहाँ इस चारों में आप ये तो देख लिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, यानी ये दोनों ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा। अब क्या करेंगे, 1/2, 5/6 और यहाँ बचे हुए दो फ्रैक्शन 1/4 और 3/5, इन चारों में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो एक और तरीका है फ्रैक्शन देखने का कि कौन बड़ा है कौन छोटा। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि सबका क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे और फिर देखेंगे कि किसका अंश सबसे बड़ा है। इस वीडियो में क्या करेंगे, सबको हम दशमलव में बदल लेंगे, यानी 1/2 को अगर हम दशमलव में लिखें तो क्या इसे 0.5 लिख सकते हैं, क्या 5/6 को हम लोग 0.83 लिख सकते हैं, 1/4 को 0.25 और 3/5 को 0.6। तो दोस्तों अब आप बताइए कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 0.83, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 0.25, यानी 1/4 सबसे छोटा है और 5/6 सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा फ्रैक्शन घटा करके इस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर 5/6 में से हम माइनस करें 1/4 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 7/12, यानी ऑप्शन नंबर 4। आप माइनस करके तो खुद देख ही सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ फल के मूल्य दिए हुए हैं किलोग्राम में, मैंगो के, एप्पल के, वाटरमेलन के और ग्रेप्स के। तो स्नेहा जो है वो कुछ फल खरीदती है और वो खरीदने के बाद 2000 का नोट देती है शॉपकीपर को, तो उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं वो कितने रुपए का फल खरीद रही है। वो वाटरमेलन कितने का खरीद रही है, कितना खरीद रही है और इसका मूल्य कितना है, वाटरमेलन का मूल्य है 22.5 रुपया, यानी 22 रुपया 50 पैसा। तो कितना होगा, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 78 रुपया 75 पैसा का वो वाटरमेलन खरीद रही है। इसके बाद 2 kg वो क्या खरीद रही है, मैंगो। मैंगो का प्राइस कितना है, 80 रुपया 60 पैसा, यानी 80 रुपये 60 पैसा का 2 किलो मैंगो खरीद रही है। तो कितने रुपए का मैंगो ली वो, 161 रुपया 20 पैसा का वो मैंगो ली। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। अब आगे हम देखेंगे, वो खरीदी है 1.5 kg एप्पल। एप्पल का प्राइस है 120 रुपया 50 पैसा। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 180 रुपया 75 पैसा। आगे वो 3/4 kg खरीद रही है ग्रेप्स, यानी अंगूर। अंगूर के प्राइस हैं 110 रुपया 40 पैसा,
यानी वो 82 रुपया 80 पैसा का अंगूर खरीद रही है। तो दोस्तों वो टोटल कितने रुपए का सामान खरीद रही है, इसे ऐड करके देख ले। वो 503 रुपया 50 पैसा का फल खरीद रही है और शॉपकीपर को कितना रुपया दे रही है, 2000 रुपया दे रही है। तो अगर 2000 रुपया में से हम 503 रुपया 50 पैसा घटाएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1496 रुपया 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन कुछ टाइम खाने वाले रहते हैं, होते तो बहुत ईजी हैं, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। हिना, लीना, बीना, बीजू और मिगी यानी 5 बच्चे सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा पुरस्कार किसे मिला। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। हिना के पास मिगी से 4 ज़्यादा चौक थे। तो हम हिना को यहाँ पे H लिखते हैं दोस्तों। हिना के पास कितने थे, मिगी से ज़्यादा, यानी हिना के पास ज़्यादा है मिगी से। मिगी के पास बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठी नहीं है, यानी बीना के पास मिगी से ज़्यादा है, हिना के पास भी मिगी से ज़्यादा है और बीना के पास भी मिगी से ज़्यादा है। बी यानी बीना यहाँ पे लिखा हुआ है। लीना को बीना से कम, यानी बीना से कम मिला है किसको, लीना को, और मिगी से ज़्यादा चौक मिला है, यानी लीना को मिगी से ज़्यादा चौक मिला है, यानी मिगी को क्या मिला है, लीना से भी कम मिला है। यहाँ पे दिया हुआ है लीना को बीना से कम लीना को, और मिगी से ज़्यादा चौक मिला है, मिगी से ज़्यादा लीना को मिला है। बीजू अगर विजेता है तो हिना दूसरे स्थान पर नहीं है, तो दूसरा पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए विजेता कौन है, बीजू है विजेता, यानी बीजू को सबसे ज़्यादा मिला होगा। और सबसे अंत में कौन आ रहा है, मीना आ रही है सबसे अंत में, यानी मीना को तो सेकेंड प्राइज़ बिल्कुल नहीं मिला होगा। इसके बाद मीना से ज़्यादा किसे था, लीना को, लेकिन लीना से ज़्यादा किससे है, बीना को। ठीक, यानी लीना से ज़्यादा भी है किसी को तो लीना भी सेकेंड नंबर पे नहीं होगी। अब बची हिना और बीना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिना दूसरे स्थान पर ये नहीं है, यानी हिना भी दूसरे स्थान पे नहीं है। तो बची कौन, सिर्फ और सिर्फ बीना, यानी बीना दूसरे स्थान पे होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन दोस्तों 2021 के एग्ज़ाम में ऐड किए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं 2022 के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है कि 0.50 से 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्या होगी। तो कई बच्चे क्या करते हैं, गिनते हैं 0.50, 0.51, 0.52 ऐसे करके 0.51, 0.52 ऐसे करके गिनते गिनते 0.70 तक गिनते हैं और कोई आंसर लगाते हैं 19, कोई 20, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 0.50 के बाद अगर 0.51 आप बोल रहे हैं तो इसके बीच में भी कई सारी संख्या आ जाती है। जरूरी है कि 0.51 के बाद 50 के बाद 51 ही आता है, इसके बाद भी बहुत सारी संख्या इस दोनों के बीच में आती है, यानी असंख्य संख्या इन सभी के बीच में आती है। आप इसे बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं क्योंकि बहुत सारी संख्या आती है इस दोनों के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक त्रिभुज है जिसमें कोण B डिग्री पे है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, A, B और C एक त्रिभुज है जिसमें B डिग्री 90 डिग्री पे है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। पहला स्टेटमेंट ये है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर, यानी अगर मान लीजिए कर्ण 6x है तो इस दोनों के बीच का अंतर है 6x - 6 होगा आधार, और लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर, यानी लंबवत होगा x - 3।
अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्प को चुनिए, यानी कौन से कथन के द्वारा आप कर्ण की माप निकाल सकते हैं, कथन 1 के द्वारा या फिर कथन 2 के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों क्या आप सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता रहेगा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया इतना है, तो क्या उससे आप उसका ये कर्ण का माप निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते, सिर्फ केवल ऑप्शन 1 से। दूसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 में दिए गए डाटा प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों कथन 2 में जो ये दिया हुआ है माप कर्ण का, आधार का और परपेंडिकुलर जिसे कहा जाता है लंबवत का, इसका इस्तेमाल करके आप हाइपोटेनियस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कर्ण का माप, यानी x की वैल्यू निकाली जा सकती है। यानी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी सिर्फ कथन 2 के द्वारा, कथन 2 जो है सिर्फ इसी के द्वारा आप कर्ण का माप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 कि एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? वो घन बिल्कुल हो सकती है, घन की सभी सतहें एक समान होती है। चतुष्फलक यानी जिसे टेट्राहेड्रॉन कहते हैं उसकी भी सभी सतहें एक समान होती है, और ऑक्टाहेड्रॉन के भी सारी सतहें एक समान होती है जिसे अष्टफलक कहते हैं। सिर्फ ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होते हैं उसकी सभी सतह एक समान नहीं होती हैं, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो दोस्तों किसी भी आयताकार कागज यानी किसी भी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना कैसे निकाला जाता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ये दिया हुआ कितना 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 × L + B = 58 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि यहाँ से L की या B की वैल्यू कुछ ले लें, 208/L या 200B/L, और उसको इसमें पुट करके इस फॉर्मूले में फिर उसे निकालें L की वैल्यू, B की वैल्यू। तो ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा और हो सकता है कैलकुलेशन पे कहीं मिस्टेक हो जाए तो आपका आंसर भी सही से नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ आसानी से कम समय में सॉल्व करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, में क्या निकालनी है? लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। यानी ये ऑप्शन में जो दिए होंगे वो क्या दिए होंगे? लंबाई और चौड़ाई दिए हुए होंगे, और यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है। यानी मान लीजिए ये सही ऑप्शन होगा, मान लिए कि ऑप्शन 1 सही आंसर है, तो चेक करते हैं कि ऑप्शन 1 सही आंसर है या नहीं है। मान लीजिए लेंथ भी यही है और ब्रेथ भी, लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है। तो अगर हम लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, 14 × 14 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 196। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो है 16 और 13, मानते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो अगर 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 16 और 13 सही आंसर हो सकता है। अभी है ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये हो सकता है सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन 3 में भी देखिए क्या, 4 में भी देखिए क्या है, 13 और 16, यानी इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 इस दोनों में से सही आंसर कैसे हम पता करेंगे। हमें क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई, और हम जानते हैं कि लंबाई क्या है? ज़्यादा होती है हमेशा चौड़ाई से, यानी 16 × L × B हमें निकालना है। L × B दिया हुआ है 208, तो L कितना होगा? 13, और B कितना होगा? L कितना होगा? 16, और B कितना होगा? 13, यानी ये होगा इसका सही आंसर, और ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से सही आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सबको। अगर कुछ समझ में ना आए तो उसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को अलग से समझाने की कोशिश करूँगी। और ये सारे नोट्स, सारे आंसर के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। आप डिस्कशन ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मंगलवार को 2 दीवार घड़ियाँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर
21 बजे चालू की जाती है। दोनों दीवार घड़ियाँ 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती हैं। दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो कि 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। यानी पहली घड़ी कितनी स्पीड चल रही है 3 मिनट और दूसरी घड़ी 5 मिनट। अगर पहली घड़ी बुधवार यानी अगले दिन कितना समय दिखा रही है 6:27 और घड़ी चलनी कब से शुरू हुई थी 21 बजे से। तो दोस्तों 24 घंटे का समय दिखा रहा है तो 21 बजे से लेकर 24 बजे तक के बीच में कितना घंटा हुआ 3 घंटा हुआ। और इधर कितना घंटा है 6:27 यानी 6:27 में अगर हम 3 घंटा ऐड कर दे तो कितने घंटे तक घड़ी चली है 7 घंटा 27 मिनट तक। और पहली घड़ी कितने मिनट हर एक घंटा में कितना ऐड करती है 3 ऐड करती है। तो 9 घंटा में वो कितना ऐड की है 27। कैसे 9 घंटा हर एक घंटा में 3 मिनट ऐड करती है। अगर 1 घंटा में 3 मिनट ऐड करती है तो 9 घंटा में कितने मिनट ऐड करेगी 27 मिनट। अब ऐसे यहाँ से निकाली 9 घंटा में 3 मिनट ऐड करेगी क्योंकि 3 मिनट ज़्यादा चलती है तो 27 मिनट हुआ। तो 9 घंटा में 5 मिनट ज़्यादा चलने वाली घड़ी कितने ज़्यादा चलेगी कितने ऐड करेगी 45 मिनट। यानी अगर ये 9 घंटा 27 मिनट चली है तो दूसरी घड़ी चलेगी 9 घंटा 45 मिनट। यानी ये अगर 6:27 दिखा रही है तो ये कितने दिखाएगी 6:45 मिनट। यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार दिया जा रहा है। सबसे कम न्यूनतम यानी 1.5 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो 25 रुपया और 1.5 किलोमीटर से अधिक आप जितना भी किलोमीटर जाएं तो हर एक किलोमीटर के लिए आपको 9.50 देना पड़ेगा। राजू घर से जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो कि 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा। तो दोस्तों 7.5 किलोमीटर उसे जाना है और पहले 1.5 किलोमीटर के लिए उसे देना पड़ेगा कितना 25 रुपया। तो पहले 1.5 किलोमीटर के लिए तो वो 25 रुपया दे दिया। यानी अब कितना किलोमीटर उससे और जाना है 6 किलोमीटर और हर एक किलोमीटर के लिए कितना रुपया लिया जा रहा है 9.50। यानी 6 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लिया जाएगा उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 6.50 से तो होगा 57 रुपया। यानी 25 रुपया पहले दिया 57 रुपया बाद में दिया। तो इस दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर आएगा 82 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है तो अगली संख्या यानी 10 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी। तो संख्या क्या है देखिए 2 3 4 6 6 9 8 12 10। अब यहाँ पे देखिए क्या है 2 है। 2 के बाद अगर एक संख्या छोड़ के देखें तो क्या है 4। 4 के बाद 6 यानी हर एक में 2 ऐड होते जा रहा है 8 10। यानी 2 के बाद 4 4 में 2 ऐड किए तो 6 6 में 2 ऐड किए 8 8 में 2 ऐड किए 10। ऐसे ही इसे देखें 3 3 में अगर 3 ऐड किए तो 6 फिर से 3 ऐड किए तो 9 फिर से 3 ऐड किए तो 12 और फिर से 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। यानी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कि एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी की लंबाई दी हुई है। आपको क्या निकालना है मीडियन और मोड मीडियन प्लस मोड बाय मीडियन माइनस मोड का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस संख्या को क्रम में लिख लें। 124 कितनी बार आया है 1 2 और 3 बार। यानी 124 को 3 बार देख लें। उसके बाद 126 है बस 1 बार। उसके बाद 128 है कितनी बार 2 बार 128 है। और 130 है इसके बाद 1 और 2 बार है 130 और 1 बार है 131। ये है संख्या। अब माध्यिका यानी मोड कैसे निकालते हैं।
तो मोड कहते हैं सबसे बीच वाली संख्या, यानी यहाँ पे अगर 9 संख्या लिखी हुई है तो सबसे बीच वाली कौन सी संख्या होगी? इधर से 4 संख्या, इधर से 4 संख्या, और 5वें स्थान में बीच में कौन है? 128। ये है क्या? मध्यिका, जिसे बहुलक कहते हैं। ये क्या हुआ? मीडियन क्या हुआ? 128। अब मोड यानी बहुलक किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई होगी उसे कहेंगे बहुलक, यानी मोड। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? 124। ये 3 बार रिपीट हुई है तो इसे कहेंगे बहुलक, यानी मोड कितना आया? 124। अब हमें क्या निकालना है? माध्यिका प्लस बहुलक, फिर माध्यिका माइनस बहुलक। तो इसे निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों आंसर? बाई 4 इज इक्वल टू 63, यानी 63 क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है? 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये एक आयत है जिसकी चौड़ाई क्या दी हुई? इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा, यानी चौड़ाई मान ले x, तो लंबाई कितना होगा? x + 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका पेरीमीटर यानी तार की लंबाई जो जिसे तार बनी है, यानी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B, और ये दिया हुआ कितना? 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ हम कितना माने हैं? x + 2, और b कितना माने हैं? x। तो क्या इससे आप निकाल सकते हैं लेंथ और ब्रेथ, या फिर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ बचा अब 2x + 2 इज इक्वल टू कितना? 60 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू क्या होगा? 60 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 58, और इससे x से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 29। यानी x की वैल्यू कितनी आई? 29, और लेंथ क्या है? 2 ज़्यादा है, यानी लेंथ कितनी है? 31। और निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 29 × 31 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 899 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। दोस्तों अब यहाँ से गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकल गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चा क्या हुआ? बाहर निकल गया। अब कार में 3 बच्चे बचे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बच्चे को संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बाहर निकाल रहा है बच्चे को, बस 3 बच्चे बच रहे हैं, यानी यहाँ पे घटाव सिखाया जा रहा है। तो योग की बात नहीं होगी, यहाँ पे जोड़ की बात भी नहीं होगी, ना ही यहाँ पे जोड़ने की बात होगी। यानी क्या होगा? बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट पे प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे मैथ में क्या शामिल है? गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना, गणित में अधिगम की कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, छात्रों को श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना, या फिर कार्यावधि की जांच करना। तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन का काम क्या है? गणित अधिगम में कमियों को पहचानना, चाहे वो कमी को पहचानना और फिर उसे सुधार करना, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? निगमनात्मक विधि कहते हैं डिडक्टिव मेथड को, तो इसका लक्षण नहीं है, यानी नहीं वाला आंसर पूछ रहा है। तो दोस्तों निगमनात्मक मेथड को इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड, और इसमें क्या होता है? पहले आपको बच्चों को फॉर्मूला बता दिया जाता है, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, या फिर कुछ भी कार्य करने के लिए कहा जाता है। अगर सबसे पहले बच्चे को फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला बता दो, फिर एग्जाम्पल दो, ये होता है निगमनात्मक विधि में। और एक विधि होती है आगमनात्मक, यानी बच्चे को पहले तरह तरह के एग्जाम्पल दो और उससे बच्चे फॉर्मूले तक पहुँचेंगे।
तो यहाँ पे कौन पूछ रहा है कि कौन सा निगमनात्मक विधि के लक्षण नहीं है। तो यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति को बचाता है। तो ये इसके लक्षण हैं। निगमनात्मक विधि में अगर पहले ही बच्चे को फॉर्मूला दे दिए तो टीचर को भी ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, बच्चे उसके एग्जाम्पल से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। यह तथ्यों को और सूत्रों को स्मरण करने को बढ़ावा देता है। ये भी इसका एक लक्षण है कि पहले सूत्र दे दिए तो बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं फॉर्मूला को, फिर उससे क्वेश्चन बनाते रहते हैं। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। ये भी इसका एक लक्षण है कि बच्चे सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। और इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है। ये होता है आगमन विधि में। आगमन विधि का ये लक्षण है जिसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का ये एक लक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है गणित की पदानुक्रम प्रकृति जिसे हायरार्की कहते हैं, वो गणित के पदानुक्रम प्रकृति एवं अवधारणाएं तर्क संगत, संरचित और संबंधित है। यानी गणित की जो प्रकृति है, पदानुक्रमिक प्रकृति, वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे से संबंधित है, तर्क संगत है। तो निम्न कथनों में से कौन से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ पे 4 दिए हुए, तो कौन सा इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से व्याख्या कर रहा है कि ये तीनों की, ये सब क्या है, तर्क संगत, संरचित और संबंधित है। तो योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। तो आप भी देखे होंगे, आप सीखे भी होंगे कि पहले आप योग सीखे होंगे, पहले जोड़ना सीखे होंगे, उसके बाद गुणा करना सीखे होंगे। तो योग की अवधारणा के निर्माण के बाद ही गुणन की अवधारणा आती है, यानी ऑप्शन 1 सही है। दूसरा है योग और गुणन पृथक अवधारणाएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, स्वतंत्र नहीं है, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी जिस भी ऑप्शन में है उसे हटा देंगे। अब आगे है गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। नहीं, गणितीय मूल्यांकन अवधारणाओं को मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन के साथ साथ फॉर्मेटिव मूल्यांकन जिसे कहते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन, उसके साथ भी किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं है। आगे है संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। ये भी सही है कि पहले बच्चे को संख्या की ज्ञान हो, उसके बाद योग की या फिर घटाव की, व्यकलन की अवधारणा की पहचान हो, यानी ऑप्शन डी भी सही आंसर है। तो कौन सा सही आंसर होगा, ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गणित की कक्षा में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण क्या हो सकता है। छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि पुरुष छात्र ज़्यादा बेहतर है। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान ही नहीं है, ये भी लैंगिक विविधता को दिखाता है। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है, ये इसका सबसे सही आंसर है कि इसका यही कारण हो सकता है कि शिक्षक भी क्लास में क्या सोचते हैं कि लड़के ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो तो लड़के से ही करवाते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, केवल ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। कक्षा का अवलोकन, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, छात्रों का लिखित कार्य या फिर संचयी और उपाख्यात्मक रिकॉर्ड या फिर योग्यता परीक्षा। तो दोस्तों ये सारे सही हैं, ये सारे सहायक हैं सिवाय किसके, योग्यता परीक्षण के, यानी बच्चों की योग्यता का परीक्षण करना ये कहीं भी सहायक नहीं है, यानी ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। आपको नहीं वाला ऑप्शन चूज करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ये सॉल्व करने के लिए बच्चों को दिया गया 34x6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करता है। कैसे करता है, वो 30 में 4 ऐड कर देता है, फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करता है, यानी पहले 30 को 6 से मल्टीप्लाई करता है, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करता है और दोनों को ऐड कर देता है। तो उपयुक्त प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
सबसे पहला कथन है कि विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और इसे अपघटन प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। ये ऑप्शन सबसे सही है दोस्तों। आप भी याद कर लें कि इस तरह से सॉल्व करने के तरीकों को कौन सा तरीका कहा जाता है? अपघटन प्रणाली कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे डिकम्पोजिशन मेथड कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है अपघटन प्रणाली। इस प्रणाली को तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, अगर कि कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा है तो वो किस प्रणाली से सॉल्व कर रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे वो अपघटन यानी डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व कर रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका बिल्कुल भी सही ये ऑप्शन नहीं होगा कि इसे गुणन की अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है, या फिर इसे हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा है तो उसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, और ना ही ये मेथड हिट और ट्रायल मेथड है, ये अपघटन मेथड है और इसे हिंदी में अपघटन प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार यानी दिक्स्थान और माप यानी शेप, साइज और मेजरमेंट के शिक्षण से जुड़े हुए हैं? सममितियाँ खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, सांख्यिकीकरण, अंकगणितीयकरण यानी अंकों की अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, शिक्षकों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना। दोस्तों आपको लगता है कि आकार, दिक्स्थान ये सब अंक गणित से जुड़े हुए हैं? ये सब अंक गणित नहीं, ये सब ज्यामिति से जुड़े हुए हैं। केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना, यानी ऑप्शन सी तो होगा नहीं, तो जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन सी है उसे हटा दें। अब आपको क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ढूंढना है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और डी तो बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पे केवल देखें उसे बिल्कुल सही मानकर कभी ना चले, क्योंकि केवल विज्ञान के साथ ही गणित को समाकलित किया जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल विज्ञान के साथ ही गणित का समाकलित करना सही विकल्प है। यानी ऑप्शन सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ होने से सुक्ति है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। इसका क्या अर्थ होगा? क्या इसका अर्थ होगा कि बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है, या फिर घर के वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है? ये बिल्कुल सही आंसर है। और गृह कार्य गणित के अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक की सहायता करनी चाहिए? इसमें सबसे बेस्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, यानी घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिससे बच्चे घर से ही गणित सीखना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तो तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं क्या? यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सा संक्रिया करना है तो मैं हल करूँगा, यानी आप मुझे बताओगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इस अंक को जोड़ना है या फिर इस अंक में से इसे घटाना है, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? क्या बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर बच्चे प्रश्न नहीं करते तो उसे बोलते ही नहीं कि समझा दो कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को दुर्भीति है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे में परिज्ञान कौशल की कमी है, ये सबसे सही आंसर है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्किल जो होता है बच्चे का समझने का, अगर कोई लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है गणित का तो समझने का कि क्वेश्चन में क्या करने को कह रहा है, उसकी कमी होती है। ना ही बच्चे आलसी होते हैं और ना ही उन्हें प्रश्न पढ़ना नहीं आता है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियाँ पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे कुछ क्रम दिए हुए हैं, उसे आपको एक क्रम में लिखना है कि आकृति को पढ़ने के लिए, नियमित आकृति को जानने के लिए क्रम आपको बनाना है। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसका सही आंसर आपको बता रही हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले छात्रों को भिन्न आकृति के कटे हुए चित्र से कटा हुआ है वो दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वो एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। सबसे पहले बच्चों को आकृति दी गई, उसके बाद बच्चे अपने आसपास की द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित किए।
उसके बाद क्या हुआ, बच्चे भिन्न आकृति के विशिष्ट लक्षणों की खोज किए। उस खोज के बाद बच्चे आकृति के लक्षण और नाम के अनुसार उसे वर्गीकृत करते हैं सबसे लास्ट में, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप आयोजित किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? अनुमान। दोस्तों, अगर रंगीन मोती का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों को योग सिखाने के लिए, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे? गिन गिन के योग करेंगे, अनुमान तो लगाएंगे नहीं, यानी ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। अगला है मानस दर्शन दृश्यकरण, ये इसमें ज़रूर होगा, बच्चे मोती को ज़रूर देखेंगे और प्रदर्शन भी ज़रूर किया जाएगा, यानी बी और सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये पूछा गया था वैन हिले के थ्योरी से। मैं हर बार आपको कहती हूँ कि वैन हिले के थ्योरी से एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक व्यवकलन प्रश्न यानी एक घटाव का प्रश्न है, यानी 83 - 56 का कुछ छात्रों ने क्या आंसर दिया? 33, यानी बच्चों को दिया गया ये करने के लिए 83 - 56, तो बच्चे क्या आंसर देते हैं? 33। तो छात्रों द्वारा की गई अशुद्धि को संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दे, तो बार बार अगर इसी प्रकार के प्रश्न आप बच्चों को देते रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बार बार यही गलती रिपीट करते रहेंगे, यानी ऑप्शन 1 सही नहीं है। छात्रों को कहे कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने आप उत्तर की जांच करें, तो बच्चे 10 बार भी अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें तो वो क्या करेंगे? ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे वो एक बार सॉल्व किए हैं, यानी ये ऑप्शन भी सही नहीं है। उन्हें 1 अंक वाली संख्या के उदाहरण दे, बाद में उसे 2 अंक वाली संख्या पर बढ़ाएं, ये भी इसका सही तरीका नहीं है, यानी होगा तो ऑप्शन 4। क्यों होगा ये देखिए, संख्याओं के पुनर्समूहन यानी जिसे कहते हैं रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार कराना, यानी बच्चों को समझाना कि स्थानीय मान की अवधारणा क्या होती है, कि ये कौन से यूनिट है, यूनिट डिजिट है, क्या है, फिर उसके अनुसार कि ये इकाई के स्थान वाले अंक को इकाई के स्थान वाले अंक से घटाते हैं, अगर ये कम है तो फिर कैसे किया जाता है, ये सब समझाएं। उसके बाद बच्चे को फिर से विचार करके समझाना चाहिए और फिर से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहिए, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होगा? अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो और मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो। तो दोस्तों, कक्षा 1 के बच्चे माप करके फिर तुलना करके इतना नहीं कर पाएंगे, मानक इकाइयों के प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कक्षा 1 के बच्चे, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, ये भी ये कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट क्वेश्चन है गणित का कि निम्न में से कौन से सही है? प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकसित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल, हमेशा कहती हूँ जहाँ केवल दिखे वहाँ पे आप जरूर ध्यान से पढ़ें। केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शिक्षा सिंधु के साथ आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते रहें, समझ में ना आए तो बार बार आप प्रैक्टिस करें। कल हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछला क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और जुड़े रहिए शिक्षा सिंधु के साथ 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए।